नमस्कार, स्वागत है आपका एसपीडी करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में। मैं आपके सामने लेकर आया हूं 2022-23 में जो आर्थिक समीक्षा हुई है उसी के रेफरेंस में सारी जानकारियां। आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें यहां से सवाल डायरेक्ट बनाए जा सकते हैं। तो आइए मैं बिना समय गंवाए स्टार्ट करता हूं इसको। देखिए, आर्थिक समीक्षा ये पेश की जाती है, किसके नेतृत्व में बनाया गया होता है, इन सभी को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे आर्थिक समीक्षा की, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा 31 जनवरी 2023 को संसद में आर्थिक समीक्षा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया गया। और इसके जो सलाहकार थे जिनके नेतृत्व में ये बनाया गया वो थे वी अनंत नागेश्वरन साहब के नेतृत्व में ये मुख्य आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 तैयार किया जाता है। और इसका जो थीम था वो था मध्यावधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय। मध्यावधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के रेफरेंस में महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उसको समझते हुए हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे। अर्थव्यवस्था की विकास दर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 7% वास्तविक रहने की उम्मीद जताई गई थी। और वित्त वर्ष के विकास जो दर थी वो 8.7% थी। यानी जो पिछला वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर था, पिछले फाइनेंशियल ईयर में वित्त वर्ष में जो विकास का रेट था वो 8.7% था। अगर बात की जाए 2022-23 के दौरान देश की जो जीडीपी विकास दर कितनी रही, तो 22-23 में जो देश की जीडीपी विकास दर रही है पिछले साल वो 8.8 से लेके लगभग 8.5 यानी 8 से लेकर 8.5% के रहने का अनुमान जाहिर किया गया था। वहीं मैं बात करूं कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर क्या रहने वाली है, तो 2023-24 के दौरान भारत की जो जीडीपी विकास दर है, ठीक है, वो 6 से लेकर 6.8% रहने का अनुमान जताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी विकास दर वास्तविक आधार पर 6.5% रहेगी। ये सब बताया गया है, ये अनुमान लगाया गया है कि जीडीपी विकास जो दर है 2023-24 में 6.5% के आसपास रहने वाली है। वही भारत का पीपीपी की अगर बात करें, क्रय शक्ति क्षमता की बात करें, इसके रेफरेंस में तीसरी जबकि विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत क्रय शक्ति क्षमता परचेजिंग पावर की बात की जाए, ठीक है, तो पीपीपी के मामले में तीसरी, जबकि अगर विनिमय दर की बात की जाए तो उसमें 5वीं विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पे उभरा हुआ है। अगर वहीं पे हम देखें यहाँ पे कि 2022-23 के जो प्रथम अग्रिम अनुमान लगाया था उसके अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय, ठीक है, प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय की बात की जाए तो 96,522 स्थिर मूल्यों पर बताया गया था। 96,522 स्थिर मूल्यों पर बताया गया है, जबकि प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए, वार्षिक वृद्धि दर बात की जाए तो 5.5% था। सर्वेक्षण के मुताबिक 2022 में जीएसटी करदाताओं की संख्या लगभग 70 लाख से दोगुना होकर 1.4 करोड़ पहुंच गई है। जीएसटी करदाताओं की लगभग जो संख्या है 70 लाख से लगभग 1.4 करोड़ पहुंच गया है, इसमें इजाफा देखने को मिला है। वहीं सर्वेक्षण के अनुसार 2022-23 के दौरान राजकोषीय घाटा की अगर बात की जाए तो जो राजकोषीय घाटा है वो 6.4% से बढ़ के 6.7% हो चुका था। दिसंबर 2022 के अंत में जो विदेशी मुद्रा भंडार था 562.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर था इंडिया के पास। वहीं आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रास्फीति की जो दर थी वो 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। देखिए, यहाँ से डायरेक्ट डेटा उठाकर पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में कृषि का सकल मूल्यवर्धन, जिसको जीवीए कहा जाता है, मूलभूत कीमत 3.5% रहा, जो पिछले वर्ष में 3% से अधिक है। यानी पिछले साल कृषि का सकल मूल्यवर्धन 3% था और इस समय 22-23 में ये 3.5% हो गया। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की बात की जाए, एमएसएमई की बात की जाए, इस क्षेत्र में, ठीक है, ऋण वृद्धि जनवरी से नवंबर 2022 के दौरान औसतन लगभग
30.5% से अधिक रही है। वहीं अगर हम 2020-21 की 21-22 की दौरान अगर देश में रिकॉर्ड करें कि 5,000 लाख टन गन्ने का उत्पादन किया गया है, जबकि इसमें 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का प्रयोग एथेनॉल बनाने के लिए किया गया है। देख लीजिए, 36 लाख मीट्रिक टन चीनी का जो प्रयोग किया गया है उसे एथेनॉल बनाने का इथेनॉल उत्पादन के लिए किया गया है। अब बात करते हैं हम वित्त वर्ष 2023-22-23 में उद्योग क्षेत्र का वित्त वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन जीवीए मूलभूत कीमतों पर 4.1% रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 10.5% ये लगभग 10.3% से काफ़ी कम रहा है। 22-23 में जो उद्योग क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन था पिछले साल की तुलना में 10.3% था और अभी फिलहाल घट के 4.1% हो चुका है। वहीं मैं बात करूँ 2023 के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 9.1% रहने का अनुमान बताया गया है, जो कि पिछले साल लगभग 8.4% से अधिक रहा है। चलिए, तो ये रहा कुछ डेटा। अब आगे बढ़ते हैं इसी रेफरेंस में और देखते हैं कि भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश कौन कौन हैं। भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख भागीदार देश जो हैं वो कौन कौन हैं, तो आइए देख लेते हैं कि भारत का सर्वाधिक निर्यात करता है, किस चीज़ का भारत सबसे ज़्यादा निर्यात करता है। ठीक है, तो निर्यात करने वाले जो कंट्री है उसमें अमेरिका है, यूएई है, नीदरलैंड है और चाइना है। भारत के विदेशी व्यापार के जो प्रमुख भागीदार हैं वो अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड और चाइना है। यहाँ पे इन चारों कंट्री को भारत निर्यात करने का काम करता है, चीज़ें भेजता है यहाँ पे और मंगाने का काम करता है। आयात कहाँ से करता है सबसे ज़्यादा, तो चाइना से, यूएई से और अमेरिका से। चाइना, यूएस से और यूएई से ये चीज़ों को मंगाता है, आयात ज़्यादा करता है भारत। अगर हम बात करें कि भारत में 2022 में लगभग 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके विश्व भर में शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता बन गया है। यानी भारत 2022 में 100 अरब अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया और विश्व भर में सबसे ज़्यादा शीर्ष प्रेशर प्राप्तकर्ता बन चुका है। ऐसे भारत की इकोनॉमी की बात की जाए, ई कॉमर्स की बात की जाए तो ई कॉमर्स के बाज़ार में वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है। भारत के ई कॉमर्स सेक्टर में वर्ष 2025 तक हर साल 18% की दर से बढ़ने का अनुमान जताया गया है। कुल प्रजनन दर की अगर बात की जाए, ठीक है, तो कुल प्रजनन दर की अगर बात की जाए तो वो पहले 2.1 था और अब बढ़ के 2.4 हो चुका है। वहीं अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें, शिशु मृत्यु दर में देखिए पहले था 46% 46 के आसपास था और इस समय शिशु मृत्यु दर घट के 38.4 हो चुका है। यानी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को निदान करने में भारत सरकार का जो पहल है काफ़ी सराहनीय रहा है। नवजात मृत्यु दर 24.9 है, जो कि पहले 29.5 था। ये भी पॉइंट सही है। अप्रैल दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात लगभग 332.5 अरब डॉलर का हुआ था, जबकि अप्रैल की अगर बात की जाए तो अप्रैल 2022 में ये 7.8% पर पहुँच गया था। वो भी खुदरा मुद्रास्फीति की बात की गई है यहाँ पे। केंद्र और राज्य सरकार का स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजटीय वित्त वर्ष जो था 2023 का जो बजट अनुमान है उसमें जीडीपी का लगभग 2.1% और वित्त वर्ष 2022 के आरई में 2.2% तक पहुंच गया, जो कि 2021 में लगभग ये 1.6% था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सामाजिक क्षेत्र का व्यय की बात करूं, सामाजिक क्षेत्र के व्यय की बात की जाए तो 2016 के रुपया 9.1 लाख करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 21.3 लाख करोड़ हो गया है। सामाजिक क्षेत्र का जो व्यय है वो 2016 में 9.1 लाख करोड़ खर्च हुआ करता था, अब इस समय बढ़ के 2023 में 21.3 लाख करोड़ हो चुका है। ठीक ऐसे ही अगर 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी गई है, 220 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक भी दी गई है। भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और नेट जीरो का संकल्प भी व्यक्त किया है। अगर वहीं बात करें कि भारत ने वर्ष 2030 से पहले गैर जीवाश्म ईंधन से लगभग 40% स्थापित विद्युत क्षमता के अपने लक्ष्य को भी हासिल किया।
भारतवर्ष 2005 के स्तर से वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन तीव्रता को लगभग 45% तक कम करेगा। भारतवर्ष 2005 के स्तर से, ठीक है, वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन तीव्रता को लगभग 45% तक कम कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की अगर बात की जाए तो इसमें वर्ष 2047 तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा। देखिए, वैसे पर्यावरण के लिए अगर जीवन शैली लाइफ के रूप में जन आंदोलन शुरू किया गया, पर्यावरण के लिए लाइफ के रूप में जन आंदोलन स्टार्ट किया गया है। वहीं 2020-21 में कृषि में निजी निवेश बढ़ाकर लगभग 9.3 कर दिया गया है। वहीं भारत में खाद्यान्न उत्पादन में निरंतर वृद्धि भी देखी गई है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा ठीक है, समग्र सकल मूल्य वर्धित GVA 3.7% से बढ़ाकर बढ़ गया है, जो कि पिछले साल 2.8% की औसत वृद्धि से बढ़ा था। वहीं अगर बात की जाए भारत वैश्विक स्तर पे, तो भारत का वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना है। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना है। मोबाइल फ़ोन बनाने वाली यहाँ पर कंपनियाँ भारत में विश्व लेवल पे सेकंड पोजीशन हासिल की है। वहीं अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में 2022 में लगभग 2359 किसान रेलों ने लगभग 7.9 लाख टन खराब होने वाली वस्तुओं का परिवहन किया है। ऊर्जा की बात की जाए अगर यहाँ पे, तो 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना से 1 करोड़ से अधिक हवाई यात्रियों ने लाभ उठाया है। वर्ष 2016 में शुरू की गई उड़ान योजना ने काफ़ी ज़्यादा यात्री को लाभ पहुंचाया है। तो ये रहे कुछ हमारे जो भी फैक्ट्स हैं जो आर्थिक समीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, इस पे बजट के कुछ अंश इस पे खर्च किए गए हैं और उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला। तो 2024 में जो भी परीक्षाएं होने वाली है 2-3 महीने के अंदर, उसमें यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी जस्ट नई गवर्नमेंट बन रही है भारत में, जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 का। तो अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी, जो समीक्षाएं, जो बजट पेश होगा, वो उन सबसे क्वेश्चन बनने की संभावना है 4-5 महीने के बाद ही जो पेपर होंगे उसमें होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद।